वीर ने व्हाइट बोन हेल में 2 और सप्ताह बिताए। ब्लड किरण हर दिन अपने पहाड़ से नीचे आकर ब्लड बोन की हवा को अवशोषित करता था, और ऐसे समय में वीर को उसके साथ बहुत करीब से बातचीत करने का मौका मिला। ब्लड किरण शुरू में एक क्रूर बीस्ट की तरह लग रहा था, लेकिन अब वह वीर के प्रति कोई दुश्मनी नहीं दिखा रहा था, जिससे वह उत्सुक हो गया। उसने अनुमान लगाया कि ब्लड किरण के व्यवहार में बदलाव का सबसे संभावित कारण यह था कि ब्लड किरण ने उसका खून छक लिया था। हालांकि ऐसा सिर्फ एक बार ही हुआ था। ब्लड किरण ने वीर के पुराने खून को पी लिया था, क्योंकि वह लेवल ऊपर कर रहा था, लेकिन उसने बीस्ट को फिर से अपना खून खिलाने की कोई योजना नहीं बनाई थी। ब्लड पल्स सूत्रड्यूक बन गया था, और वीर ने अपने ब्लड को ब्लड स्कॉर्पियन जेड ड्रम के साथ मिलाना जारी रखा। ड्रम के साथ उसका संबंध बहुत तेजी से आगे बढ़ा। अब वह बारबी की मदद के बिना ब्लड स्कॉर्पियन जेड ड्रम का उपयोग करने में सक्षम था। इससे चीजें काफी आसान हो गईं। उस दिन जब ब्लड किरण ने ब्लड बोन की हवा को और अधिक अवशोषित कर लिया, तो वह वीर पर दहाड़ने लगा। फिर वह पीछे मुड़ा और कमल पर्वत पर लौट आया। जब उसने देखा कि वीर उसका पीछा नहीं कर रहा है, तो बीस्ट ने पीछे मुड़कर उस पर फिर से दहाड़ना शुरू कर दिया। वीर को एहसास हुआ कि ब्लड किरण उसे कमल पर्वत पर आमंत्रित कर रहा था। वीर बिना किसी हिचकिचाहट के क्रिएचर के पीछे चला गया। अगर उसे ब्लड किरण की मांद में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा था, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि ब्लड किरण उसके साथ अधिक सहज हो रहा था। वह ब्लड किरण का पीछा करते हुए कमल पर्वत की चोटी पर पहुंच गया। शिखर से अधिकांश रक्त वर्षा बह चुकी थी, लेकिन कुछ अपवाह एक छोटे तालाब में इकट्ठा हो गया था। तालाब के चारों ओर बेलें उलझी हुई थीं, और वीर ने उनमें लटकते हुए रक्त नाशपाती देखे। ब्लड किरण तालाब में कूद गया और वीर को अंदर आने के लिए आमंत्रित करते हुए घुरघुराहट वाली आवाज निकाली। वीर इस बार हिचकिचाया, लेकिन वह फिर भी ब्लड किरण का पीछा करता रहा। अपने अन्य पालतू बीस्ट्स के साथ अपने अनुभव के आधार पर उसने सीखा था कि पालतू बीस्ट्स के साथ स्नान करना उनके साथ अपने बंधन को मजबूत करने का एक शानदार तरीका था। वीर ब्लड किरण के शल्कों को साफ करने की योजना बना रहा था, लेकिन ब्लड किरण ने इसके बजाय कुछ और किया। उसने अपना सिर पानी में डाला और गहरे पानी में गोता लगा दिया। वीर ने आश्चर्य से उस जीव को देखा। अब यह स्पष्ट था कि ब्लड किरण ने उसे सिर्फ नहाने के लिए नहीं बुलाया था। उसने जल्दी से अपने डोंगकसुआन आभा का उपयोग करके ब्लड किरण का पीछा किया। वीर को पीछे आते देख ब्लड किरण और गहरे पानी में गोता लगाने लगा। ब्लड का तालाब केवल 1000 मीटर गहरा था। वे दोनों काफी तेजी से नीचे पहुंच गए, जहां ब्लड किरण एक सुरंग में गायब हो गया, जो व्हाइट बोन के बीच खोदी गई थी। वीर ने उस जीव का पीछा करना जारी रखा। वह उत्सुक था। उसे नहीं पता था कि ब्लड किरण क्या चाहता है। ब्लड किरण ने रास्ता दिखाया। यह व्हाइट बोन की सुरंग का अनुसरण करता हुआ जल्द ही ब्लड के पानी से बाहर निकल आया। जैसे ही उसका सिर ब्लड के पानी की सतह से बाहर निकला, वीर ने देखा कि वे एक विशाल व्हाइट बोन की गुफा में उभर आए हैं। उसके सामने एक विशालकाय काले सैनोजेनिक की लाश पड़ी थी। ब्लैक किरण एक पहाड़ जितनी बड़ी थी। हालांकि उसका सिर फट गया था और उसका पेट फट गया था। वह कई सालों से मरा हुआ था, और हालांकि शरीर सड़ नहीं पाया था, लेकिन हवा ने उसे भूसी में सुखा दिया था। यह ब्लड किरण की मां होगी। हालांकि यह ब्लड किरण की तरह बिल्कुल नहीं दिखती। शायद इसने जो ब्लड बोन एयर अवशोषित की है, उसने इसके जीन को नाटकीय रूप से बदल दिया है। वीर ने मन ही मन सोचा। ब्लड किरण ब्लैक किरण के पहाड़ जैसे शरीर पर कूद पड़ा। फिर उसने वीर की तरफ देखा, मानो उसे अपने साथ शामिल होने के लिए कह रहा हो। वीर हवा में उड़ गया, लेकिन उसने ब्लैक किरण की पीठ पर पैर रखने की हिम्मत नहीं की। हालांकि ब्लड किरण ने उसे बुलाया था, लेकिन उसकी मां की लाश पर पैर रखना उचित नहीं लगा। जब वीर ने लाश को ऊपर से देखा, तो उसने काले मांस में कुछ चमकता हुआ देखा। ब्लैक किरण की पीठ में एक हथियार धंसा हुआ था। वह हथियार को ठीक से देख नहीं पाया, क्योंकि केवल उसका हैंडल ही शरीर से बाहर निकला हुआ था। बाकी का हिस्सा काले किरण की लाश के अंदर गहराई में धंसा हुआ था। फॉक्स क्वीन ने कहा था कि ब्लड किरण एक अज्ञात जाति से संबंधित है, लेकिन उस ब्लैक किरण को देखकर वीर को नहीं लगा कि यह सच है। बाकी सभी जीव बोन्स में बदल गए थे। कुछ बोन्स सड़कर धूल में बदल गई थीं, लेकिन उस ब्लैक किरण का शरीर अभी भी लगभग पूरा था। सिर्फ यही बात इसे कुछ खास बनाती थी।
और उस जिज्ञासु क्रिएचर के अंदर अभी भी एक हथियार छिपा हुआ था। इससे निश्चित रूप से उस मृत क्रिएचर का रहस्य और भी बढ़ गया। वीर ने हथियार की बारीकी से जांच की। हैंडल सिर्फ 2 फीट लंबा था, जो निश्चित रूप से एक बड़ी तलवार के लिए बहुत छोटा था, लेकिन एक छोटी तलवार के लिए हैंडल शायद बहुत लंबा होता। हैंडल चांदी की तरह चमक रहा था और उस पर एक अजीब सा चिन्ह बना हुआ था। वीर को यकीन नहीं था कि उस चिन्ह का क्या मतलब है, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि यह कोई अर्थहीन आभूषण हो सकता है। वह सिर्फ इतना जानता था कि यह हथियार जनरल घोस्टबोन का नहीं था। इस हथियार में वह आभा और उपस्थिति नहीं थी जो जनरल घोस्टबोन अपने साथ लेकर चलते थे। ब्लड किरण ने वीर पर भौंकने जैसी आवाजें निकाली। वीर ने भौहें सिकोड़ी। उसे समझ नहीं आया कि ब्लड किरण क्या चाहता है। वीर की समझ की कमी को देखते हुए ब्लड किरण ने अपने पंजों से हथियार को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जब उसने चांदी के हैंडल को छुआ तो चांदी की बिजली हैंडल के चारों ओर और ब्लड किरण में चमक उठी। एक चकाचौंध भरी चमक के साथ ब्लड किरण का शरीर बिजली से भर गया और जमीन पर गिर गया। वीर जम गया था। ब्लड किरण एक ऐसी शक्ति थी जिसका सामना करना पड़ता था। यह एक शक्तिशाली हॉफ डिफाइड सैनोजेनिक था जो व्हाइट बोन बिग हेल का बेटा था। अगर इसे इतनी आसानी से वापस फेंक दिया गया होता तो हथियार की शक्ति अकल्पनीय रही होगी। ब्लड किरण ने खुद को जमीन से ऊपर उठाया। वह ज्यादा घायल नहीं दिख रहा था, लेकिन अभी अभी मिले झटके से उसके पैर थोड़े कांप रहे थे। ब्लड किरण ब्लैक किरण के ऊपर वापस कूद गया। फिर उसने वीर की तरह फिर से भौंकने की आवाज निकाली। अब वीर को समझ आ गया कि वह क्या सुझाव दे रहा था। क्या तुम चाहते हो कि मैं उस हथियार को हटाने में तुम्हारी मदद करूं? ब्लड किरण ने सिर हिलाया। फिर उसने वीर को और भी प्रोत्साहित करने वाली आवाजें निकाली। वीर को इस बारे में अच्छा नहीं लगा। अपनी शक्ति के बावजूद ब्लड किरण को अभी अभी रखे गए हथियार से बुरी तरह से बिजली का झटका लगा था। वीर सिर्फ एक ड्यूक था, इसलिए इस बात की संभावना थी कि बिजली उसे मार सकती थी। वीर ने अपने दांत पीस लिए और ब्लैक किरण की पीठ में धंसे हथियार के पास पहुंचा। उसे हथियार बाहर निकालने की अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं था, लेकिन अगर उसने कम से कम कोशिश नहीं की तो ब्लड किरण के साथ संबंध बनाने में उसने जो समय बिताया था वह सब बर्बाद हो जाएगा। भले ही यह काम न करे, मुझे इसे आजमाना ही होगा। झटका लगना ब्लड किरण को पागल करने से बेहतर है, वीर ने खुद से सोचा। उसने अपना किंग क्लास गैलेक्सी लॉबस्टर आर्मर बुलाया। वीर बिजली से नहीं मरना चाहता था, जिसका सामना ब्लड किरण भी नहीं कर सकता था। ब्लैक किरण की पीठ पर उतरते हुए वीर ने चांदी के हैंडल को देखा। फिर उसने ब्लड किरण की ओर देखा। ब्लड किरण बहुत उत्साहित लग रहा था। वीर ने एक गहरी सांस ली और धीरे से चांदी के हैंडल तक पहुंच गया। वीर की उंगलियों ने चांदी के हैंडल को छुआ और इससे पहले कि वह उसे पूरी तरह से पकड़ पाता, चांदी की बिजली उसकी उंगलियों पर उछल पड़ी। वीर के शरीर में कंपन हुआ और फिर उसे लगा जैसे उसने अपनी चेतना पर नियंत्रण खो दिया है। एक तेज दरार की आवाज आई और वीर रॉकेट की तरह दूर उड़ गया। उसकी उड़ान तब समाप्त हुई जब वह एक व्हाइट बोन की दीवार से टकराया। सौभाग्य से वीर ने अपना किंग क्लास गैलेक्सी लॉबस्टर आर्मर पहना हुआ था, इसलिए चोट ज्यादा नहीं लगी, लेकिन उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था, मानो उसके सिर के ऊपर से लेकर पैर की उंगलियों तक ऐंठन हो रही हो। वह जमीन पर थोड़ा सा ऐंठ गया। अच्छा, यह डरावना था। बिजली ने भले ही बहुत ज्यादा नुकसान न किया हो, लेकिन उसके बाद होने वाली पीड़ा बहुत भयानक है। वीर ने उठने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। वह जमीन पर रेंगता हुआ चला गया और उसके मुंह से सफेद बुलबुले निकल रहे थे। उसने खुद को बैठने की मुद्रा में खींच लिया, लेकिन वह अभी भी बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। वह अभी खड़ा होने में सक्षम नहीं था, इसलिए वह बहुत शांत बैठा रहा और उसका सिर घूम रहा था। ब्लड किरण ब्लैक किरण की पीठ से उछलकर नीचे आ गया। उसने वीर के चारों ओर चक्कर लगाया और एक धीमी सी कर्कश ध्वनि निकाली। ऐसा लग रहा था जैसे वह कह रहा हो, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं, लेकिन यह किस तरह की बिजली है? यह बहुत अजीब है। मेरे किंग क्लास आर्मर ने इसे रोकने में कोई मदद नहीं की। वीर को अब समझ में आया कि बीस्ट की ताकत के बावजूद बिजली ब्लड किरण को क्यों नुकसान पहुंचाने में सक्षम थी।
उस बिजली ने सभी तरह के बचाव को दरकिनार कर दिया और सीधे एक व्यक्ति के शरीर में जा गिरी। ब्लड किरण उसके सवाल का जवाब देने में असमर्थ था, लेकिन वीर बता सकता था कि प्राणी निराश था। यह दुखद था कि वीर हथियार निकालने में असमर्थ था। चिंता मत करो, मैं इसे बाहर निकालने का कोई रास्ता खोज लूंगा। वीर ने सोचा कि यह अभी भी एक अच्छा अवसर है। उसने ब्लड किरण के चेहरे को देखा और वह जानता था कि अगर वीर हथियार वापस पाने में कामयाब हो गया तो वह क्रिएचर अविश्वसनीय रूप से खुश होगा। शायद वह उस समय उसे वश में भी कर सकता था। यह सोचते हुए कि ब्लड किरण की सवारी करना कितना अच्छा लगेगा, वीर ने सोचा कि उसे एक और कोशिश करनी चाहिए। हालांकि ब्लड किरण को एक और प्रयास की संभावना से कोई खास उत्साह नहीं था। उसे स्पष्ट रूप से विश्वास नहीं था कि वीर के पास लाश से हथियार निकालने की क्षमता है। सच कहें तो वीर को भी भरोसा नहीं था, लेकिन अगर उस पर बिजली से हमला हो रहा होता तो शायद वह हथियार निकालने से पहले हैंडल पर किसी तरह की इंसुलेटिंग सामग्री लपेट सकता था। वीर ने डेस्टिनी टॉवर से इंसुलेटेड ग्लव्स का एक गुच्छा निकाला। उसने यह सुनिश्चित करने के लिए ग्लव्स की कई परतें पहन ली कि उसे झटका न लगे। फिर वह ब्लैक किरण की पीठ पर वापस उड़ गया। उसने ब्लड किरण को देखा और सोचा, हालांकि तुम एक किंग क्लास सैनोजेनिक हो जो एक दिन डिफाइड बन सकता है, फिर भी तुम इतने मूर्ख हो। तुम विज्ञान नामक छोटी सी चीज के बारे में कुछ नहीं जानते, है ना? खैर, बड़ा भाई तुम्हें दिखाएगा कि कैसे मनुष्य इस तरह की समस्याओं को हल करने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं। अपने बड़े भाई वीर की शक्ति से चकित और आज्ञाकारिता के लिए मजबूर होने के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद वीर ने हाथ बढ़ाकर चांदी का हैंडल पकड़ लिया। अपने पहले अनुभव के आधार पर वीर को पता था कि बिजली डरावनी थी, लेकिन यह उसे मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं होगी। उस आश्वासन ने वीर को बहुत सुरक्षित महसूस कराया। वीर ने आत्मविश्वास से अपने हाथों को चांदी के हैंडल के चारों ओर लपेटा और उसे बाहर खींचने की कोशिश की। तभी चांदी की बिजली चमक उठी। इंसुलेटिंग ग्लव्स काम नहीं कर रहे थे। बिजली ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया और फिर उसे उड़ा दिया। वह एक बड़ी बोन की दीवार से टकराया। उसका बख्तरबंद शरीर उसकी सतह को तोड़ रहा था। उसके ऊपर कई अतिरिक्त बोन्स हिलकर नीचे गिर गईं। अब वीर सिर्फ यही सोच सकता था, अरे विज्ञान, मैंने तो सोचा था कि विज्ञान इस दुनिया पर भी लागू होगा। मैं बहुत भोला हूं, यह पागलपन है, मेरा दिमाग दुख रहा है। चूंकि वीर ने हैंडल को और मजबूती से पकड़ रखा था, इसलिए बिजली का झटका और भी ज्यादा था। उस तिरस्कार भरी नजर ने वीर को शर्मिंदा कर दिया। मैं एक मृत शरीर से हथियार नहीं निकाल सकता, मैं यह स्वीकार नहीं करूंगा। वीर खड़ा हुआ और गुस्से से हैंडल को घूरने लगा। हालांकि जब उसने अपने पूरे शरीर में व्याप्त दर्द के बारे में सोचा तो उसने उसे फिर से पकड़ने की कोशिश करना छोड़ दिया। मैं इसे काम नहीं करवा पाया, लेकिन कम से कम मैं अकेला तो नहीं हूं। मेरे पास मदद है, तो डरने की क्या बात है, वीर ने सोचा। फिर उसने बारबी को डेस्टिनी टॉवर से रिहा कर दिया। बारबी, क्या तुम किरण की पीठ से बाहर निकले उस हथियार को देख रहे हो? यह बहुत शक्तिशाली बिजली से सुरक्षित है और इसलिए मैं इसे बाहर नहीं निकाल सकता। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे मेरे लिए बाहर निकाल सकते हो? वीर ने बारबी की ओर मुस्कुराते हुए कहा। बारबी की आंखें खुली की खुली रह गईं जब उसने हथियार को देखा। उसने एक पल सोचा, फिर अपना सिर हिलाया। नहीं नहीं, तुम भी इसे बाहर नहीं निकाल सकती। वीर को आश्चर्य हुआ। यह पहली बार था जब उसने बारबी को इतनी स्पष्टता से स्वीकार करते हुए सुना था कि वह कुछ नहीं कर सकती। बारबी ने पलकें झपकाईं और कहा, उस हथियार में कुछ गड़बड़ है। इसकी आत्मा बहुत गंदी है। इसे छूना अच्छा नहीं होगा। अगर मैं इसके पास गया तो मुझे बिजली का झटका लगेगा। वीर का दिल बैठ गया। बारबी भी हथियार नहीं ले सकता था। उसे बाहर निकालने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन फिर बारबी ने कहा, आप लिटिल सिल्वर फॉक्स को कोशिश करने दे सकते हैं। वह बिजली से परिचित है, इसलिए उसके पास ऐसा करने का कोई तरीका हो सकता है। मैं लिटिल सिल्वर फॉक्स को कैसे भूल गया? वीर ने अपने सिर पर थप्पड़ मारा। बिजली ने उसके दिमाग को झकझोर दिया होगा और उसे थोड़ी देर के लिए लिटिल सिल्वर को भूलने पर मजबूर कर दिया होगा। वीर ने जल्दी से लिटिल सिल्वर फॉक्स को बुलाया। जैसे ही लिटिल सिल्वर फॉक्स दिखाई दिया,
उसने फॉक्स को अपनी छाती से कसकर गले लगा लिया। फिर वह उड़कर ब्लैक किरण की पीठ पर चढ़ गया। लिटिल सिल्वर फॉक्स, उस हथियार में बिजली की शक्ति है, हालांकि मैं इसे हिला नहीं सकता। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे बाहर निकाल सकते हो? वीर ने चांदी के हैंडल की ओर इशारा करते हुए पूछा। लिटिल सिल्वर फॉक्स वीर की बाहों से नीचे कूद पड़ा। वह चांदी के हैंडल के चारों ओर शानदार ढंग से घूमता रहा। उसकी चांदी की आंखें धातु को गौर से देख रही थीं। अचानक लिटिल सिल्वर फॉक्स रुक गया। उसके शरीर में चांदी की बिजली चमकने लगी। वह बिजली तेजी से फैल गई और फॉक्स का शरीर फूलने और बदलने लगा। फॉक्स के पीछे बिजली की 10 पूंछें उठीं, जो हाइड्रा के सिर की तरह हिल रही थीं। अगले ही पल उस अलौकिक बिजली जैसी फॉक्स ने अपना मुंह खोला। उसने चांदी के हैंडल को पकड़ा और उसे काले किरण से बाहर खींचने की कोशिश की। फॉक्स के जवाब में चांदी के हैंडल ने अपनी बिजली चमकाई और बिजली के बोल्ट टकराकर आंखों को जला देने वाली चमक दिखाने लगे। ऐसा लग रहा था मानो दोनों शक्तियां एक दूसरे को छूते ही फट रही हों। बिजली ने लिटिल सिल्वर फॉक्स को वीर और ब्लड किरण की तरह नहीं उड़ाया। फॉक्स ने हैंडल को मजबूती से पकड़ रखा था और धीरे धीरे उसने हैंडल को ऊपर खींचना शुरू कर दिया और ब्लैक किरण के पीछे से दूर कर दिया। चांदी की बिजली के उस तूफान में लिटिल सिल्वर फॉक्स ने धीरे से हैंडल को खींचा और हथियार धीरे धीरे नजर आने लगा। वीर हथियार के पार त्रिकोण देख सकता था और हर त्रिकोण के भीतर एक अजीब प्रतीक था। बिजली चमकी और प्रतीकों के चारों ओर उछली। जैसे जैसे तलवार जैसा हथियार धीरे धीरे हटाया गया, उसकी सतह पर मौजूद रहस्यमयी प्रतीक पागलों की तरह उछलने और नाचने लगे। ऐसा लग रहा था मानो चांदी की गड़गड़ाहट वाली अनगिनत परियां उस पर नाच रही हों। तलवार से अब भी चांदी की बिजली चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे गुफा के चारों ओर एक चांदी का ड्रैगन उड़ रहा हो। बिजली बहुत तेज थी, इसलिए वीर को ब्लैक किरण की लाश से दूर हटना पड़ा। यहां तक कि ब्लड किरण भी लड़खड़ाकर पीछे हट गया। ब्लड किरण बहुत उत्साहित दिख रहा था। वह पीछे हटता रहा, लेकिन उसकी नजरें ब्लैक किरण के शरीर से हटी ही नहीं। लिटिल सिल्वर फॉक्स की बिजली की चमक भयावह रूप से बढ़ रही थी। तलवार की मूठ उसके जबड़े में मजबूती से जकड़ी हुई थी। इसने तलवार को ब्लैक किरण के शरीर से पूरी तरह बाहर निकाल दिया। तलवार सिर्फ 1.5 मीटर लंबी थी, लेकिन उसका आकार बहुत अजीब था। ब्लेड 3 भागों में बटा हुआ था और उसका हर सिरा नुकीला था। यह सेना के भाले जैसा लग रहा था। जैसे ही उसने ब्लेड से बिजली निकलती देखी, वीर को तुरंत पता चल गया कि यह हथियार बहुत खास है। यह शायद एक डिफाइट का हथियार रहा होगा। डोंग डोंग! लिटिल सिल्वर फॉक्स ने ब्लैक किरण की पीठ से छलांग लगाई। उसने हैंडल पर अपनी पकड़ ढीली कर दी और चांदी की तलवार को जमीन पर गिरने दिया। फिर लिटिल सिल्वर फॉक्स ने अपने शक्तिशाली लाइटनिंग फॉक्स फॉर्म को विलीन होने दिया। यद्यपि लिटिल सिल्वर फॉक्स घायल नहीं लग रहा था, फिर भी वह थका हुआ लग रहा था। वीर ने जल्दी से लिटिल सिल्वर फॉक्स को उठाया और उसे खून से लथपथ नाशपाती में से एक दिया। लिटिल सिल्वर फॉक्स ने फल को देखकर अपना सिर हिलाया और वीर की छाती पर लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। बहुत थका हुआ लग रहा था। मृत प्राणी से चांदी की तलवार को मुक्त होते देख ब्लड किरण अत्यधिक खुशी के साथ ब्लैक किरण की लाश की ओर कूद पड़ा। कितना प्यारा जीव है! वह बस यही चाहता था कि उसकी मां शांति से आराम करे। यह दुर्लभ है कि मुझे इतनी मार्मिक चीज देखने को मिले। वीर ने आह भरी। अगले ही पल वीर की आंखें चौड़ी हो गईं। ब्लड किरण ब्लैक किरण के शरीर पर दौड़ा और अपने दांतों से उसका एक टुकड़ा फाड़ दिया। ब्लड किरण लाश को चीरता हुआ उसे बेतहाशा खाने लगा। ब्लड किरण ने अपने पंजों का उपयोग कर शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया तथा भोजन करते समय आंतें और खून चारों ओर उड़ने लगा। वीर कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। उसका पहला अनुमान बहुत गलत लग रहा था। उसे अब यह नहीं पता था कि क्या ब्लैक किरण वास्तव में ब्लड किरण की मां थी। अगर ऐसा था तो ब्लड किरण वास्तव में एक मॉन्स्टर था। लेकिन यह बात कुछ हद तक समझ में आती है। ब्लड किरण एक मृत शरीर से पैदा हुआ था। इसने अपना जीवन व्हाइट बोन हिल की ब्लड बोन एयर का सेवन करते हुए बिताया था। इसका अस्तित्व ही मृत्यु और क्रूरता से आया था। शक्ति प्राप्त करने के लिए अपनी ही मां की लाश खाना संभव था। हालांकि यह फिर भी एक अत्यंत निर्दयी कृत्य था।
वीर बारबी और लिटिल सिल्वर फॉक्स को डेस्टिनी टॉवर में वापस डालने की योजना बना रहा था। अगर ब्लड किरण ब्लैक किरण को खाने के बाद पागल हो गया तो उन्हें भागना पड़ेगा। इससे पहले कि वह उसे पकड़ पाता, बारबी चांदी की तलवार की ओर दौड़ी। वीर के चेतावनी देने से पहले ही उसने तलवार पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। जब बारबी उस पर आया तो ब्लेड से अब वह चांदी जैसी बिजली नहीं निकल रही थी। बारबी ने तलवार को वापस वीर के पास खींच लिया। डैड, यह तलवार बहुत बढ़िया है, हमें इसे अपने साथ ले जाना चाहिए, बारबी ने तलवार वीर की ओर बढ़ाते हुए कहा। हालांकि वीर ने तलवार उठाने की हिम्मत नहीं की, सिर्फ इसलिए कि बारबी को बिजली नहीं लगी थी। इसका मतलब यह नहीं था कि वीर को झटका नहीं लगेगा। डरो मत पापा, अब सब ठीक है, ब्लेड अब खतरनाक नहीं है, बारबी ने आंख मारी। पफट, पापा क्यों डरेंगे? मैं डरा हुआ नहीं हूं, मैं बस सतर्क हूं। यह एक परिपक्व आदमी का व्यवहार है। वीर शर्मा गया। उसने चांदी की तलवार लेने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसा कि बारबी ने उसे बताया था, तलवार को छूने पर उसमें बिजली नहीं चमकी। अब वह वाकई एक आम हथियार की तरह व्यवहार कर रही थी। अजीब है, ब्लैक किरण के शरीर से निकलने के बाद तलवार सामान्य क्यों हो गई है? वीर ने ब्लड किरण को देखा जो अभी भी ब्लैक किरण को खा रहा था। फिर उसे कुछ सूझा। शायद ब्लैक किरण के शरीर ने तलवार की शक्ति को सक्रिय कर दिया, शायद इसीलिए यह सक्रिय रही। बिजली ने ब्लड किरण को ब्लैक किरण को खाने से रोक दिया। पहले तलवार को हटाना जरूरी था। वीर को नहीं पता था कि उसके अनुमान सही थे या नहीं, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वीर तलवार को देखने गया। उस पर बिजली के प्रतीक देखने में बहुत अच्छे थे। उन्होंने तलवार को बिल्कुल सुंदर बना दिया था। यह किसी हथियार की तरह भी नहीं लग रही थी, यह चांदी से बनी एक कलाकृति की तरह लग रही थी। इसकी शक्ति को देखने के बाद वीर बारबी से सहमत हो गया। वह यह नहीं बता सका कि यह किस स्तर का हथियार था, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि यह एक डिफाइड का हथियार होना चाहिए। जब उसने ब्लेड को और करीब से देखा तो उसने देखा कि तलवार के पीछे कुछ शब्द खुदे हुए थे। वह उन्हें पढ़ने में सक्षम था। यह जीन यूनिवर्स में आम भाषा का था और इसमें लिखा था थंडर गॉड स्पाइक। मुझे लगता है कि यह इसका असली नाम होगा। वीर ने सावधानी से हथियार को अपने सामने उठाया। उसने हथियार की शक्ति को सक्रिय करने के लिए थंडर गॉड स्पाइक में अपनी शक्ति डालने की कोशिश की। दुर्भाग्य से वह इसे काम में नहीं ला सका। चाहे वह किसी भी शक्ति या स्किल का उपयोग करता हो, कुछ भी थंडर गॉड स्पाइक की बिजली को ट्रिगर नहीं कर सकता था। वीर ने डोंगक्सुआन सूत्र का उपयोग करके लिटिल सिल्वर की बिजली की शक्ति का अनुकरण करने का फैसला किया। फिर उसने उस शक्ति को थंडर गॉड स्पाइक पर केंद्रित किया। थंडर गॉड स्पाइक के बिजली के प्रतीक हिलने लगे। वे ब्लेड पर ऊपर नीचे दौड़ते हुए चांदी के सांपों की तरह थे। लेकिन वीर का डोंगक्सुआन सूत्र केवल मार्कवी क्लास था, इसलिए वह जो बिजली की शक्ति का अनुकरण कर सकता था वह इतनी मजबूत नहीं होगी। थंडर गॉड स्पाइक की शक्ति की केवल थोड़ी मात्रा ही बुलाई गई थी, लेकिन फिर भी यह पहले से ही बहुत मजबूत थी। यह उससे भी अधिक मजबूत था अगर हान सेन अपनी सारी शक्ति जेड स्किन के साथ इस्तेमाल करता। यह चीज निश्चित रूप से एक डिफाइड वेपन है। वीर को बहुत खुशी हुई। थंडर गॉड स्पाइक ने उसे सक्रिय करने पर भी उसे चोट नहीं पहुंचाई। इसका मतलब था कि वह युद्ध में हथियार का इस्तेमाल कर सकता था। वीर ने थंडर गॉड स्पाइक को डेस्टिनी टॉवर में डाल दिया और शुक्र है कि इसने जेड ड्रम की तरह प्रतिरोध नहीं किया। जेड ड्रम एक जीवित प्राणी था, लेकिन थंडर गॉड स्पाइक सिर्फ एक हथियार था। वीर बहुत भाग्यशाली था कि उसे हथियार मिल गया, लेकिन उसके लिए खुलेआम एक डिफाइड के खजाने को ले जाना खतरनाक होगा। जब तक यह बहुत जरूरी न हो, वीर ने हथियार को किसी ऐसे व्यक्ति से छिपाकर रखने की योजना बनाई जो इसे चुराना चाहता हो। वीर ने बारबी और लिटिल सिल्वर फॉक्स को वापस डेस्टिनी टॉवर में डाल दिया। ब्लड किरण अभी भी ब्लैक किरण के शरीर को खा रहा था। यह एक छोटा जीव था, लेकिन इसका पेट बड़ा था। ब्लैक किरण का शरीर पहाड़ जैसा था, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा पहले ही गायब हो चुका था। ब्लड किरण ने अपना पेट भर लिया और संतुष्टि में बड़बड़ाया। फिर वह पीछे हट गया और वीर का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक गड़गड़ाहट की आवाज निकाली। उसने अपना सिर ब्लैक किरण के शरीर पर फेंका, मानो वह वीर को खाने के लिए आमंत्रित कर रहा हो। यह ठीक है, आप इसे खा सकते हैं,
वीर ने अपना सिर हिलाया। उसका शरीर पहले से ही अनप्रोसेस्ड गोस्ट बोन पावर से भरा हुआ था, इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने अभी क्या खाया। लेकिन ब्लड किरिन का निमंत्रण अभी भी आश्वस्त करने वाला था। ऐसा नहीं लग रहा था कि बीस्ट कभी भी उसके प्रति शत्रुतापूर्ण होगा। जब ब्लड किरिन ने देखा कि वीर कुछ नहीं खा रहा है, तो वह पलट गया और लाश को खुद ही खाना जारी रखा। ऐसा लग रहा था कि वह तब तक नहीं रुकने वाला था जब तक कि ब्लैक किरिन का एक एक निवाला खत्म नहीं हो जाता। वीर को बीस्ट को खाते हुए देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने गुफा से बाहर निकलने का फैसला किया। वह खून के पानी में कूद गया और जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस तैर गया। गुफा से बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसे उसी खून के तालाब से बाहर निकलना पड़ा। तालाब से बाहर निकलने के बाद वीर ने लिटिल सिल्वर फॉक्स को देने के लिए कुछ खूनी नाशपाती चुनी। फॉक्स ने उसके लिए थंडर गॉड स्पाइक को वापस लाया था, लेकिन ऐसा करते समय वह घायल हो गया था। फॉक्स और हथियार दोनों ही लाइटनिंग एलिमेंट के थे, लेकिन थंडर गॉड स्पाइक स्पष्ट रूप से लिटिल सिल्वर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। अगर लिटिल सिल्वर फॉक्स के लाइटनिंग फॉक्स बॉडी में बिजली के प्रति पूरी प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती, तो शायद छोटा जीव थंडर गॉड स्पाइक को बाहर नहीं निकाल पाता। अब जब मैंने ब्लड किरिन की मदद कर दी है, तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी अगर मैं और ब्लड नाशपाती लेकर लिटिल सिल्वर फॉक्स को दे दूं, है ना? मुझे यकीन है कि ब्लड किरिन को कोई आपत्ति नहीं होगी, वीर ने फल इकट्ठा करते हुए खुद से सोचा। उसने उन्हें लिटिल सिल्वर फॉक्स के लिए डेस्टिनी के टॉवर में फेंक दिया। लेकिन जब उसने टॉवर के अंदर देखा, तो उसने पाया कि लिटिल सिल्वर फॉक्स आराम करने के लिए मुड़ा हुआ था। इसकी पूंछ थंडर गॉड स्पाइक के चारों ओर लिपटी हुई थी और थंडर गॉड स्पाइक के चारों ओर चांदी की बिजली चमकने के साथ ही चटक रही थी। बोल्ट कभी कभी लिटिल सिल्वर फॉक्स के फर को छूने के लिए उछलते थे, लेकिन फॉक्स को कोई आपत्ति नहीं थी, वह बस आराम करती रही। वीर ने अपनी पर्पलाई बटरफ्लाई का इस्तेमाल करके बेहतर तरीके से देखा। जब थंडर गॉड स्पाइक की बिजली लिटिल सिल्वर पर गिरी, तो लिटिल फॉक्स उसकी शक्ति को अवशोषित कर रही थी। बिजली लिटिल सिल्वर फॉक्स की शक्तियों में मिल गई। धीरे धीरे फॉक्स के आराम करने पर उनमें बदलाव आया। वीर वहां गया और धीरे से लिटिल सिल्वर फॉक्स के पास ब्लड नाशपाती में से एक रख दिया। फिर वह टॉवर से बाहर निकल गया और कमल पर्वत को छोड़ दिया। जब वह कमल पर्वत से नीचे उतरा, तो उसने पाया कि फॉक्स क्वीन नरक के कंकाल द्वार के ठीक सामने खड़ी थी। वह उसकी ओर देख रही थी। वीर के पास आते ही फॉक्स क्वीन की भौहें उठ गईं। उसकी जंजीरें उसे गेट से दूर जाने नहीं देती, अन्यथा वह बहुत पहले ही दूर की पर्वत श्रृंखला का पता लगा चुकी होती। तुमने ब्लड किरिन को मार दिया? फॉक्स क्वीन ने परेशान स्वर में पूछा। वीर ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं ऐसे दुश्मन को नहीं हरा सकता, लेकिन मैं यहाँ कुछ समय से हूँ और हम एक दूसरे को थोड़ा बहुत जान गए हैं। यह मेरे लिए बिल्कुल भी शत्रुतापूर्ण नहीं रहा है। फॉक्स क्वीन ने वीर की तरफ एक छिपी हुई अभिव्यक्ति के साथ देखा। उसे लगा कि वीर का स्पष्टीकरण बिल्कुल बकवास है। ब्लड किरिन एक विशेष रूप से क्रूर क्रिएचर था और इसे जीवन भर व्हाइट बोन हेल में बंद रखा गया था। अगर यह कभी व्हाइट बोन हेल से बच निकलता, तो बहुत कम लोग इससे मुठभेड़ में बच पाते। वह चीज एक किंग क्लास डेमन था। अगर ब्लड किरिन वीर के साथ सिर्फ इसलिए सहज हो गया था क्योंकि उसने उसके साथ समय बिताया था, तो उसे आश्चर्य हुआ कि मॉन्स्टर और उसके बीच ऐसा क्यों नहीं हुआ। उसने उसके साथ कहीं ज्यादा समय बिताया था और उसने उसे बड़ा होते भी देखा था। फिर भी उसके और बीस्ट के बीच नजदीकी का जरा भी आभास नहीं था। तुम कौन हो? फॉक्स क्वीन ने वीर को घूर कर देखा। उसे लंबे समय से उसका व्यवहार संदिग्ध लग रहा था और इस वजह से वह उससे सावधान हो गई। शायद वीर को वाकई जनरल घोस्ट बोन ने पकड़ लिया था और तब से वह सिर्फ दिखावा कर रहा था। मैंने तुमसे कहा था, मैं आइस ब्लू नाइट्स का सदस्य हूँ, वीर ने थोड़ा फटकारते हुए कहा। फॉक्स क्वीन ने जवाब देना शुरू किया, लेकिन अचानक उसका चेहरा बदल गया। किसी ने महल का दरवाजा जबरदस्ती खोल दिया। नहीं, वीर चौंक गया। वह महल जनरल घोस्ट बोन ने बनवाया था। कोई भी डिफाइड एलीट व्यक्ति भी उसे नहीं खोल सकता था और एडवर्ड या अन्य लोग प्रवेश द्वार से घुसने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने केवल पहली पंक्ति का उल्लंघन किया है। वे मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर आ रहे हैं। हो,
ऐसा लगता है कि वे मृत्यु की इच्छा रखते हैं। फॉक्स क्वीन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और नरकीय कंकाल द्वार से वापस चली गईं। वीर को उल्टी सी महसूस हुई। उसे नहीं लगा था कि एडवर्ड और बाकी लोग अंदर पहुंच जाएंगे, लेकिन अब वे अंदर पहुंच गए थे। वीर की पहचान जल्द ही उजागर हो जाएगी। यह समझते ही वीर ने फॉक्स क्वीन का पीछा किया, लेकिन फिर वह उससे पहले ही साइड हॉल से बाहर निकल गया। जैसा कि फॉक्स क्वीन ने कहा था, मुख्य हॉल के गेट में एक रास्ता खुल गया था। एडवर्ड और बाकी लोग अब अंदर आ रहे थे। वीर, इस बार तुम कहां भागोगे? किंग क्लास आइस ब्लू नाइट चिल्लाया। फिर वह वीर की ओर भागा। चुप रहो, यह ऐसी जगह नहीं है जहां तुम आसानी से घुस सकते हो, वीर ने चिल्लाते हुए कहा और जल्दी से पीछे हट गया। वह फॉक्स क्वीन के पास वापस आ गया, जो अभी अभी आई थी। आइस ब्लू नाइट किंग की शक्ति फॉक्स क्वीन की ओर बढ़ रही थी। फॉक्स क्वीन के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन उसकी आंखों में हत्या की आग चमक रही थी। उसे अपना हाथ हिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसके अंदर से एक शक्ति की डोरी निकली और आइस ब्लू नाइट के चारों ओर लिपट गई। सावधान, आइस ब्लू नाइट किंग चिल्लाया। वह किंग क्लास आइस ब्लू नाइट की मदद करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शक्ति की डोरी कस गई और आइस ब्लू नाइट का शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया। यह देखना भयानक था। योद्धा की हत्या कर दी गई, इससे पहले कि उसे खुद को बचाने का मौका मिलता। वीर की खोपड़ी सुन्न हो गई थी। किंग क्लास व्यक्ति को बहुत आसानी से मार दिया गया था। फॉक्स क्वीन की शक्ति के प्रदर्शन ने वीर के इस विश्वास की पुष्टि की कि वह डिफाइड थी। यह सौभाग्य की बात थी कि वह वीर को मारने के बजाय उसे अपने साथ रखना चाहती थी। अगर चीजें अलग होती तो वीर बहुत बार मर जाता। अन्य घुसपैठियों के चेहरे सफेद हो गए। वे महल से बाहर निकलने के लिए मुड़े, लेकिन उन्होंने अंदर जाने के लिए जो रास्ता बनाया था वह पहले ही गायब हो चुका था, और यह फॉक्स क्वीन की वजह से हुआ था। एडवर्ड और अन्य लोगों ने महल के द्वार पर हमला किया, लेकिन उनके प्रयास व्यर्थ रहे। क्या तुम्हें पता नहीं था? तुम इस महल में अपनी मर्जी से नहीं आ जा सकते। फॉक्स क्वीन की शक्ति के तार फिर से चलने लगे। एडवर्ड और बाकी सभी की ओर बढ़ रहे थे। एडवर्ड, आइस ब्लू नाइट किंग और क्राइम हमलों को रोकने में कामयाब रहे, लेकिन किंग क्लास के अन्य एलिट्स लोगों को पकड़ लिया गया। डिफाइड पावर्स डरावनी होती हैं। वीर की खोपड़ी सुन्न हो गई। ऐसा लग रहा था कि फॉक्स क्वीन को अब महल की वजह से कोई परेशानी नहीं हो रही थी। वह बिना किसी सीमा या प्रतिबंध के अपनी पूरी डिफाइड पावर्स का उपयोग करने में सक्षम थी। वीर ने करीब से देखा और पाया कि क्या हो रहा था। एडवर्ड और अन्य लोग महल के प्रतिबंधों को तोड़ने में कामयाब हो गए थे। उनकी हरकतों ने जेल की सुरक्षा प्रणाली को सक्रिय कर दिया था, जिससे फॉक्स क्वीन को आक्रमणकारियों का सफाया करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने की अनुमति मिल गई थी। अब जब फॉक्स क्वीन को उसकी सारी दिव्य शक्ति वापस मिल गई थी, तो वह उस समय से बिल्कुल अलग थी जब वीर ने उससे मुलाकात की थी। मुझे बहुत खेद है, हम गलती से इस जगह पर आ गए। हमारा आपको कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। कृपया हमें माफ कर दें। एडवर्ड अपनी माफी पूरी कर पाता, इससे पहले ही उसके चारों ओर एक शक्ति का तार लिपट गया। कुछ ही देर बाद फॉक्स क्वीन की रस्सियों से आखिरी घुसपैठिए भी बंध गए। उनमें से कोई भी प्रतिरोध नहीं कर सका। जब फॉक्स क्वीन वीर की ओर मुड़ी तो उसने जल्दी से कहा, बड़ी बहन, तुम बहुत अच्छी हो। तुम बहुत बुद्धिमान, सुंदर और शक्तिशाली हो। मुझे लगता है कि मैंने उन्हें आपको वीर के नाम से पुकारते हुए सुना है। फॉक्स क्वीन ने वीर को घूर कर देखा और उसे एक शिकारी मुस्कान दी। कृपया मुझे मत बताइए कि वीर आपका नकली नाम है, फॉक्स क्वीन ने वीर की ओर मुस्कुराते हुए कहा। मेरा नाम वीर है। वर्णन सिर्फ एक उपनाम है। सिर्फ मेरे करीबी परिवार और मेरे सबसे अच्छे दोस्त ही मुझे इस नाम से बुलाते हैं, वीर ने शर्मीले अंदाज में कहा। फॉक्स क्वीन ने अपनी आंखें घुमाईं, लेकिन वह इस विषय को और आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। उसने एडवर्ड और बाकी लोगों की तरफ देखा और पूछा, और आप लोग कौन हैं? आइस ब्लू नाइट किंग ने उससे कहा, हम एक्सट्रीम किंग के आइस ब्लू नाइट हैं। कृपया हमारे इरादे को गलत न समझें, क्योंकि हम यहाँ केवल वीर नामक अपराधी गद्दार को पकड़ने के लिए आए हैं। हमारा इरादा आपको अपमानित करने का नहीं था। उसने ऐसा क्या किया जिससे तुम्हारा गुस्सा भड़क उठा? फॉक्स क्वीन ने उत्सुकता से पूछा।
यह तो तुमने एक बहुत ही बढ़िया शिकार दल इकट्ठा किया है। आइस ब्लू नाइट किंग और एडवर्ड ने भौहें सिकोड़ी। उन्होंने उसे जानबूझकर बताया था कि वे एक्सट्रीम किंग हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि इस नाम से पूरे यूनिवर्स में डर लगता है। लेकिन जब उन्होंने फॉक्स क्वीन के चेहरे पर नजर डाली तो उन्हें डर या घबराहट का कोई संकेत नहीं मिला। उनका नाम गिराने का प्रयास पूरी तरह से विफल हो गया था। शेपशिफ्टिंग फॉक्स शीर्ष रेसेस में से एक नहीं थे, और यहां तक कि एक डिफाइड के रूप में जानी जाने वाली फॉक्स को भी एक्सट्रीम किंग से डरना चाहिए था। हालांकि फॉक्स क्वीन पूरी तरह से बेफिक्र दिख रही थी। उन्हें यह नहीं पता था कि एक्सट्रीम किंग तभी प्रसिद्ध हुआ जब फॉक्स क्वीन को महल में कैद कर लिया गया था। उनके नाम का उसके लिए कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वे अपने सुनहरे दिनों में एक छोटी रेस थे। वह आइस ब्लू नाइट्स में एक गद्दार है। हमारे लिए उसे ढूंढना मुश्किल था। वह एक फिसलने वाला चालाक सांप है, इसलिए वह भागने में सफल रहा। वह कुछ समय के लिए हमसे बच निकला, लेकिन हमने उसे यहां तक ढूंढ निकाला। हमारा कभी भी आपको नाराज करने का इरादा नहीं था, एडवर्ड ने आगे कहा। उसका चेहरा उसकी जबरदस्त ईमानदारी के बोझ तले दबा हुआ था। वीर और फॉक्स क्वीन ने एडवर्ड के सामने सिर्फ कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया था, लेकिन वह बता सकता था कि उनके बीच का रिश्ता बहुत मधुर नहीं था। इसलिए उसने उस अवशेष का जिक्र नहीं किया जिसकी उसे तलाश थी। वीर को उस अवशेष को अपने पास कहीं रखना चाहिए था। इसका मतलब था कि उनके पास एक मौका था। अगर एडवर्ड ने अवशेष का जिक्र किया और उस पर किसी डिफाइड का दावा था, तो उनके पास उसे वापस पाने का कोई मौका नहीं था। फॉक्स क्वीन का चेहरा पत्थर जैसा लग रहा था। उसने एक बिजली की रस्सी पकड़ी और एडवर्ड को कोड़े की तरह मारने के लिए उसका इस्तेमाल किया, जो अभी भी हवा में उल्टा लटका हुआ था। उसका चेहरा जख्मी हो गया था, क्योंकि कोड़े ने उसके मांस को इतनी गहराई से चीर दिया था कि उसकी खोपड़ी की हड्डी बाहर आ गई थी। उसके बालों से खून बहने लगा। हर कोई हैरान था। फॉक्स क्वीन ने एक शब्द भी नहीं कहा और कोड़े मारना जारी रखा। कुछ ही देर बाद एडवर्ड खुले घावों से लथपथ हो गया और खून टपकने लगा। मैं तुम्हारी परदादी के जन्म से पहले ही लोगों से झूठ बोल रही थी, और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे धोखा दे सकते हो। क्या तुम मरना चाहते हो? फॉक्स क्वीन की निगाहें खून से लथपथ एडवर्ड को देखते हुए सख्त हो गई थीं। मैं तुमसे फिर से पूछती हूँ, तुम उसका पीछा क्यों कर रहे हो? एडवर्ड ने कहा। उसने हमसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज चुरा ली है, इसीलिए हम उसका पीछा कर रहे हैं। और यह चीज क्या है? फॉक्स क्वीन ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन उसने एडवर्ड को मारना बंद कर दिया। हमें नहीं पता कि यह क्या है। जैसे ही फॉक्स क्वीन ने अपना हाथ हिलाना शुरू किया, उसने तुरंत कहा, हमने रेगिस्तान में एक प्राचीन शहर की खोज की। वीर चुपके से उस शहर से एक वस्तु चुरा ले गया, हालांकि हमें यकीन नहीं है कि वह क्या थी। अगर आप जानना चाहते हैं कि उसने क्या चुराया है, तो आपको उससे पूछना होगा। फॉक्स क्वीन ने एडवर्ड और बाकी लोगों को ध्यान से देखा, फिर वह वीर की ओर मुड़ी। मुस्कुराते हुए उसने कहा, मेरे अच्छे भाई वर्णन, ऐसा लगता है कि आपने पहले ही उस शहर से वह वस्तु प्राप्त कर ली है जिसका आपने उल्लेख किया था। बहुत बढ़िया, मैंने उस पुराने शहर से कुछ लिया था। वीर ने सिर हिलाया। वह कहाँ है? फॉक्स क्वीन की आंखें तेज दिखीं। उसके लिए भी सेक्रेड लीडर से संबंधित कोई भी वस्तु काफी आकर्षक होगी। वीर मुस्कुराया। उसका इरादा पत्थर की प्लेट किसी को दिखाने का नहीं था। उसने बस इतना कहा, बहन, तुम क्या पसंद करोगी, यह वस्तु या अपनी आजादी? मैं बहुत लालची हूँ। मुझे आजादी और सामान चाहिए। फॉक्स क्वीन की शक्ति की डोरी अचानक हिल गई। यह वीर की ओर जा रही थी। वीर साइड हॉल की ओर भागा। वह सीधे नारकीय कंकाल द्वार की ओर भागना चाहता था। जैसे ही वीर साइड हॉल में आया, फॉक्स क्वीन की शक्ति की डोरी पहले से ही उसके हाथ में थी। लेकिन अचानक वीर के हाथ में एक बर्ड्स नेस्ट दिखाई दिया। उसके अंदर एक लाल अंडा था। सत्ता की डोरी हाफ डिफाइड एलीट को आसानी से बांध सकती थी, लेकिन जब वह बर्ड्स नेस्ट को छूती थी तो सूखी रस्सी की तरह टूट जाती थी। जैसे ही हमला खत्म हुआ, वीर ने अपने पंख फड़फड़ाए और अपने पीछे आ रही पदार्थ की जंजीरों के बीच से एक छोटी सी जगह से निकल गया। फिर वह सीधे नरक के कंकाल द्वार से छलांग लगाकर निकल गया। फॉक्स क्वीन चौंक गई। जब वह उसके पीछे वाइट बोन हेल में गई तो वीर पहले ही जा चुका था।
उस जगह पर उसकी शक्ति और गतिशीलता सीमित थी, इसलिए वह केवल कंकाल पर्वत के ऊपर खड़ी हो सकती थी और वीर के पीछे घूर सकती थी। वह उसका और पीछा नहीं कर सकती थी। वीर, क्या तुम बूढ़े होकर व्हाइट बोन हेल के अंदर मरना चाहते हो? फॉक्स क्वीन ने आंखें सिकोड़कर चारों ओर देखा। तुम्हारी जैसी सुंदर महिला की संगति में मरने से भी बदतर तरीके हैं। वीर दूर एक चोटी पर खड़ा था और फॉक्स क्वीन को देखकर मुस्कुराया। फॉक्स क्वीन ने एक शब्द भी नहीं कहा। वह महल में वापस लौट गई। महल के अंदर वापस आकर फॉक्स क्वीन ने एडवर्ड और बाकी लोगों की तरफ देखा। उसने अपना हाथ हिलाया और मिस्टर व्हाइट के अलावा बाकी सभी को नरक के कंकाल वाले गेट से बाहर फेंक दिया। फॉक्स क्वीन ने आदेश दिया, वीर और उस वस्तु को मेरे पास वापस लाओ या यहीं मर जाओ। एडवर्ड और अन्य को फिर नरकीय कंकाल द्वार में फेंक दिया गया। जब बाकी लोग कांपते हुए खड़े हुए और व्हाइट बोन हेल की ओर बढ़ने लगे तो फॉक्स क्वीन मिस्टर व्हाइट की ओर मुड़ी। क्या आप जानते हैं कि इस जगह की पाबंदियां कैसे तोड़नी हैं? मुझे थोड़ा बहुत पता है, मिस्टर व्हाइट ने सिर हिलाया। सामने का गेट तोड़ना, यह कोई आसान काम नहीं था। फॉक्स क्वीन ने हल्की मुस्कान के साथ अपने होंठ ऊपर उठाए। जब वीर ने एडवर्ड और अन्य लोगों को व्हाइट बोन के नरक में उड़ते हुए देखा तो उसे ठीक से पता चल गया कि क्या हो रहा है। वह तुरंत ब्लूफ किरिन के कमल पर्वत पर वापस चला गया। एडवर्ड और बाकी लोग चुपचाप अपने आसपास की व्हाइट बोन वाली दुनिया को देखते रहे। वे भी उतने ही अचंभित थे जितने वीर उस समय थे जब वह पहली बार उस जगह में दाखिल हुए थे। अपराध केंद्रित था क्योंकि उसने एक विशेष शक्ति को सक्रिय किया था। कुछ ही सेकंड में उसने वीर को कमल के पहाड़ों पर चुपके से जाते हुए देखा। वह वहां है, चलो चलें, आइस ब्लू नाइट किंग ने आदेश दिया और वे सभी वीर की खोज में निकल पड़े। व्हाइट बोन वाला नरक इतना बड़ा था कि अगर वीर उनसे बहुत दूर चला गया तो उसे फिर से ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, और फॉक्स क्वीन की धमकी के कारण अब उनके पास उस अवशेष को पुनः प्राप्त करने के लिए और भी अधिक प्रेरणा थी। आइस ब्लू नाइट किंग सबसे तेज था, इसलिए वह सबसे पहले कमल पर्वत पर पहुंचा। हालांकि जैसे ही वह प्रवेश करने वाला था, उसने अचानक कमल पर्वत की चोटी से रक्त की हवा को उठते हुए महसूस किया। वह पूरी गति से आगे की ओर दौड़ रहा था और उसकी गति ने उसे जल्दी से दिशा बदलने से रोक दिया। उसने अपनी ताकत जुटाई और लाल रंग की लहर के खिलाफ गहरे नीले रंग की शक्ति की लहर भेजी। धमाका! खून की हवा ने सीधे आइस ब्लू नाइट किंग की गहरी नीली शक्ति को चीर दिया। हमले ने बिना धीमे हुए ही उसकी छाती पर लगे आर्मी को चीर दिया और उसकी छाती से अप्राकृतिक गति से खून बहने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शक्ति उसका खून